चर्चा कर रहे हैं तृतीय 13वां अध्याय की। और उसमें हम चर्चा करेंगे कि शोधन काल के जो 10 काल बताए हैं, औषध काल। औषध काल कितने बताए हैं? 2, 10। वो ठीक से ओपन शायद हो नहीं रहा है, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ मेरे लैपटॉप में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, औषध सेवन काल। ये इस तरह से हम देख रहे हैं। अ, देखिए, तो 10 इन्होंने बताए हैं। एक, जो सबसे पहला जो है खाली पेट लेने का, है ना। अन्नाद, यानी ये आहार से पहले लेने का। खाने के खाली पेट में, यानी जब भी खाली पेट का मतलब जब खाना ना खाया हो, ऐसी कंडीशन में लेना। और आहार से पहला यानी खाना खाने जब बैठते हैं उससे पहले लेना। तो इस तरह से अलग अलग काल इन्होंने बताए हैं। मध्य, यानी आहार के बीच में लेना, जैसे खाना खा रहे हैं हम तो उसके बीच में लेना। और अन्न, आहार के बाद, यानी पूरा खाना खा लिया उसके बाद। ठीक। और फिर उसके बाद में कवलांतर, यानी ग्रासे मध्य, ऐसा लिखा है। तो ग्रास, ये जो हम ग्रास को तोड़ा है और उसके मध्य में यदि लेते हैं, एक ग्रास से दूसरे ग्रास के मध्य, तो ग्रासे मध्य कहलाता है ये, राइट। एक और आएगा जिसमें छठा प्रकार, जिसमें ग्रासे मध्य, यानी ऐसा शब्द आया है संस्कृत में यहाँ पर। यानी ग्रास जो खा रहे हैं उसके साथ मिला करके लेना है। तो क्या करना है, वो उस औषधि को जैसे ग्रास खाते जाएंगे और फिर उसके साथ में ही उसको एक ग्रास खाया है और उसके साथ ही उसका एक घूंट ले लिया और फिर उसका आ, उसके साथ मिला करके ले लिया। नहीं नहीं, घास के साथ चबाते हुए उस औषधि को भी उसके साथ मिला लेना है, ऐसा करके लेना। तो ग्रास ग्रासे मध्य ऐसा कर कहलाया। और मुंह, यानी मुंह, मुंह का मतलब होता है बार बार लेना। ये बार बार लेना का मतलब ये हुआ कि उसको अभी लिया, 10-15 मिनट बाद फिर ले लिया, फिर औषधि ले ली, फिर 10-15 मिनट बाद, फिर आधा घंटे बाद फिर औषधि ले ली। ऐसे बार बार लेना, ये क्या कहलाएगा? मुंह, मुंह, बार बार लेना। उसके बाद में है अन्न से मिलाकर लेना, अन्न के साथ में मिलाकर के फिर लेना, राइट। तो इस तरह से हम कई प्रकार से, और कौन सा रोग में दिया जाएगा, हमने एक चार्ट तो यहां बताया है कि औषध सेवन काल, जैसे खाली पेट एक नंबर पे हम देखते हैं। तो खाली पेट में कब देना है, कौन से रोग में देना है? तो 10 का अपन ये देखते हैं, 10 काल। तो 10 काल में हम देखेंगे, इधर हम देख रहे हैं औषध काल और इधर देख रहे हैं रोग। रोग कौन से रोग में लेना है, अपन एक एक करके मैं आपको शिफ्ट कर करके एक एक चीज दिखाऊंगा क्लियर करके। कि खाली पेट, यानी अनन्नम, यानी खाली पेट जब लेना रहेगा तो ये कौन कौन सी बीमारी में लेना है? कफ, जो कफज विकार होते हैं, जिनको शरीर में कफ बढ़ गया है तो उनको खाली पेट मेडिसिन लेनी है। यानी भूख नहीं लग रही है ना, ऐसे ही समय भी ले सकते हैं। और कफज प्रकृति में जिनको मोटापा है, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मोटापा है, ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे?
पतले होने के लिए कफज प्रकृति में ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, औषध को कब लेंगे, खाली पेट लेंगे, तो जल्दी उनको आराम मिलेगा। और वही औषधि जो कफ का रोगों का निदान कर रही है, वही मोटापे को दूर करने में, तुलतुलेपन को दूर करने में भी अपना भूमिका अदा करेगी। ठीक है, अब देखिए कितना आसान तरीका यहाँ बताया हुआ। खाली पेट लिया तो वो कफ विकारों में दूर कर रही है, और कफ विकारों में लिया तो आपके शरीर की चर्बी को भी घटाएगी, आपके वजन को भी घटाएगी। तो रोग कौन कौन से हो गए, कफज विकार और कफज प्रकृति। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। कफज प्रकृति, हमारी यदि हमारा शरीर कफ प्रकृति का व्यक्ति है कोई, तो उसको कफज प्रकृति बोला है। और कफ विकार यानी हमारे चाहे प्रकृति हमारी भले पित्त की हो या वात की हो, लेकिन हमें कोई खांसी जुकाम बुखार इस टाइप का हो गया, यानी कफ का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, यानी कफज विकार हुआ है, कफज विकार हुआ है, तब भी खाली पेट लेने से जल्दी आराम मिलेगा। देखिए कितना अच्छा समीकरण बना के पूरा दिया है महर्षि ने। ऐसे ही आहार से पहले, यानी आहार से पहले कौन कौन से रोग में देना है, अपान वायु दृष्टि में, अपान वायु दुष्टि में, यानी अपान वायु की दुष्टि हो जाए, यानी अपनी जो 5 प्रकार के वात हमने पढ़े थे, और वात के समय में आपको बताया भी था कि कब कब क्या क्या करना होता है। तो ऐसी अपान वायु की जो दुष्टि हो जाएगी तो क्या करना, आहार से पहले दवाई लेना। यानी वात विकार भी है और अपान वायु का बिगड़ना भी पाया जा रहा है, अपान वायु खराब हो गई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, ऐसे में आहार से पहले लेना, आहार से पहले लेना, दवा को कब लेना, आहार से पहले। और कफज विकार हो या कफ प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो उसको खाली पेट लेना। और अपान वायु को ठीक करने के लिए कोई दवा लेनी है तो आहार से पहले यानी भोजन से पहले। और आहार मध्य यानी आहार आधा खा लिया और फिर बाकी का बचा हुआ आहार फिर खाना है, ऐसी कंडीशन में आधा आहार लेके ग्रहण करने के बाद में समान वायु की दृष्टि में लिया जाता है। यदि समान वायु की दृष्टि हुई है, समान वायु खराब है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, आहार के मध्य में लेना है। ठीक है, आहार मध्य। तो पहला क्या हुआ, खाली पेट किसको लेना, जिसके कफ विकार हो या कफज प्रकृति का हो। दूसरे में आहार से पहले किसको देना, तो जिसकी अपान वायु दुष्टि हुई है। तीसरा आहार मध्य यानी आहार आधा खा लिया, खाना 4 चपाती कोई खाता है तो 2 खा लिया, या 2 खाता है तो 1 खा लिया और फिर औषधि दिया, फिर वापस से 1 और खा लिया, है ना। यदि किसी को 4 रोटी खाता है तो 4 चपाती खा लिया, उसके बाद में औषधि दिया, फिर वापस से बाकी बची 2 चपाती खा लिया, राइट। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा समान वायु के लिए देना। तो समान वायु बिगड़ी है, उसको ठीक ठाक करना है तो क्या करना, खाने के आहार के मध्य में देना और आहार के बाद देना। ये कब, दिन के भोजन के अंत में। कब देना, रात के नहीं, दिन के भोजन के, अन्न आहार के बाद। कब देना, दिन के भोजन के अंत में। किसके लिए देना, व्यान वायु के लिए। यदि व्यान वायु से रिलेटेड कोई बीमारियां चल रही हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कौन कौन सी वात का कौन कौन सी बीमारियों में योगदान है। ठीक है, 5 प्रकार के वातों के बारे में मैं बता चुका हूं। इसलिए जब भी दिन के भोजन के अंत में लोगे तो व्यान वायु का ट्रीटमेंट करना है, उसको ठीक करना है।
तो वही औषधि जो वात को दूर करती है, वात को ठीक करती है, उस औषधि को कब लेना? व्यान वायु के क्षेत्र कब है? भोजन के बाद में, अंत में। और उसी दवा से अपान वायु ठीक करनी है तो भोजन में, आहार से पहले। और समान वायु ठीक करनी है तो उसी दवा से समान वायु ठीक करनी है तो क्या करना? भोजन के मध्य में लेना और आहार के बाद में लेना, मतलब दिन के भोजन के अंत में व्यान वायु का, और उदान वायु की दृष्टि हो जाए तो रात्रि के, यानी शाम का भोजन जो लेते हैं, रात्रि में तो होता नहीं, लेकिन वही रात्रि काल हो गया, तो रात्रि भोजन के अंत में उदान वायु की दृष्टि में दवा लेना। क्लियर हो गया? चौथे में दोनों चीजें आ गई। व्यान वायु कब? दिन के भोजन के बाद, रात्रि के भोजन के बाद उदान वायु। क्लियर? यहां तक सबको याद हो गया होगा, मेरे को मैं बार बार रिपीट कर दिया काफी। कबलांतर यानी ग्रास के मध्य, मैंने कहा एक ग्रास खा लिया फिर दवा ले ली, फिर एक ग्रास खा लिया फिर कुछ दवा ले ली, फिर एक ग्रास खा लिया फिर उसका एक घूंट ले लिया दवा का, है ना? ऐसा करके ग्रास मध्य लिया तो ये प्राण वायु की जो भी बीमारियां हैं उनमें लाभकारी परिणाम देगा। तो प्राण वायु की बीमारियों में कब लेना? ग्रास से मध्य। और ग्रास ग्रासे मध्य यानी ग्रास के साथ मिला करके प्राण वायु की दृष्टि में लेना। तो प्राण वायु की दृष्टि में जब ज्यादा बिगड़ जाए तो ग्रास ग्रासे मध्य करना, और नहीं तो ग्रासे मध्य। ठीक है, प्राण वायु की दृष्टि में। क्लियर हो गया यहाँ तक? सातवें नंबर पे आया मुंह मुंह, यानी बार बार। मुंह मुंह का मतलब हुआ बार बार। तो मुंह मुंह बार बार कब लेना? जब श्वास, काश, हिक्का ऐसी जब बीमारी आएगी, या विषवमन जिसको बोलते हैं हिक्का, ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तब क्या करना? ये श्वास, काश, हिक्का और अरुचि, इनमें अरुचि नहीं, सॉरी, श्वास, काश, हिक्का या विष वमन की कंडीशन में कब देना? मुंह मुंह यानी बार बार देना। जैसे खांसी आ रही है, तो खांसी क्यों आ रही है? गले के अंदर कुछ चुभ रहा होगा, तो शहद या ऐसी चीजें या दवाई देनी है तो उसको बार बार देना। क्योंकि थोड़ी देर बाद में, देखिए गले में क्या होते हैं, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। अब वो घाव भरने के लिए ये दवा हम दे रहे हैं, उस इन्फेक्शन को हटाने के लिए दवा दे रहे हैं। दवा जब पेट में चली जाएगी तो वो तो काम करेगी नहीं, वो तो पेट के अंदर से गले में तो आएगी नहीं वापस। तो इसलिए क्या कहा गया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना और बार बार देना, ताकि गले पर लेप कर सकें, है ना? गले के अंदर लेपन हो जाए उसका, दवा का। जैसे बाहर घाव हो जाता है, तो ऐसे ही गले में हो गया। तो गले के घाव को भरने के लिए क्या करना? लेपन करना। गला खोल करके तो लेप नहीं किया जा सकता, या गले में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हाथ घुसेड़ के अंदर आप लेपन नहीं कर सकते, तो क्या करो? बार बार दवाइयां लेते रहो, बार बार रिपीट करो, कम कम मात्रा में रिपीट करो। इतना ही रिपीट करो जितना गले तक उसका लेप जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ के फिर लेना। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मुंह बार बार आना, श्वास, काश, हिक्का यानी विष वमन की कंडीशन। अब सातवां नंबर देखते हैं, अन्न में मिलाकर। अन्न में कब मिला करके लेना? अन्न में मिला के जब भी अरुचि हो, जैसे खाने का मन ही नहीं कर रहा कुछ भी, तो अरुचि हो गई है ना? मन नहीं कर रहा है, किसी चीज की रुचि नहीं है खाने की, तो क्या करो? दवा ऐसी बनाओ जो थोड़ा सा रुचि पैदा कर दे खाने में, तो खाने में मिला दो उसको और फिर उसको ले लो। ये अरुचि में जो दवा दी जाएगी वो खाने में मिला के दी जाएगी। ठीक, ऐसे ही नवा वाला देखते हैं।
तो 9th पॉइंट आ जाता है हमारा संपुट सामुद्र, यानी औषध आहार औषध। इसका मतलब क्या, इसको कब लेना, यानी कंप वात जो हो जाता है, वात की श्रेणी में आक्षेप या हिक्का में लेना, यानी क्या है इसको संपुट। देखिए संपुट यानी भोजन में मिला के संपूर्ण कर रहे होते हैं ना, तो भोजन में मिला के औषध का आहार देना। और निशा का मतलब आखिरी में, जब रात में अपन देते हैं ऊर्ध्व जंतुगत रोगों में, ऊर्ध्व जंतु यानी ऊपरी रोगों में, जैसे नाक कान गला छाती के ऊपर के रोग जितने हैं, ऊर्ध्व जंतु रोग कहलाएंगे। तो इस समय क्या करना, निशा यानी आखिरी में उसका दवा का सेवन करके रात को सो जाना, ऊर्ध्व जंतुगत रोगों में ये ज्यादा काम करता है। तो इस तरह से 10 मैंने आपको व्यवस्थाएं बताई जहां पर हम दवा ले सकते हैं। कौन कौन सी दवा कब कब लेना है, कैसे लेना है, बस ये अध्याय सिर्फ इतना ही था। कौन कौन से रोग में लेना है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये अध्याय सिर्फ इतना ही है, और अब ये अध्याय हमारा आज का संपूर्ण होता है। इसमें कोई आपका सवाल या कोई विषय वस्तु पर संज्ञान लेने का कोई विषय बनता है तो आप बता सकते हैं मुझे, फिर मैं उसको व्याख्यात करने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर साहब ये उधर जत्रुगत क्या लास्ट वाला 10th उसके बारे में बताएं। हेलो, कुछ पूछ रहे थे क्या नरेंद्र सर? हाँ, कुछ नहीं वो पूछना है तो आप ले नहीं, सकते हैं, वो नहीं पूछ तो रहे फिर हैं, अपन। आवाज नहीं आ रही उनकी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ नहीं, और नरेंद्र नरेंद्र ज्यादा पूछ रहे हैं, आवाज नहीं आ लास्ट रही। वाला जो 10 नंबर पॉइंट है ना, ये नहीं बंद समझ किया आया। तो हो, हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही है? वो बंद तो नहीं किया है उनका। मैंने उन्होंने किया होगा। हेलो और सर, वो 10 नंबर पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत हल्की आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज बहुत हल्की आ रही है। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, निशा। निशा का मतलब रात्रि कालीन, जब रात को अपन सोते हैं ना, उस समय ऊर्ध्व जंतुगत रोग होते हैं ना हमारे शरीर के, जिनमें ऊर्ध्व जंतु का मतलब ऊपर की तरफ के रोग, जैसे नाक कान गला या ऊपरी रोग जितने भी हैं, छाती के ऊपर चेस्ट के ऊपर वाले रोग ऊर्ध्व जंतुगत रोग कहलाते हैं। तो इसमें कोई मेडिसिन देनी है तो रात को सोते समय लेनी चाहिए, या दिमाग से जुड़ी हुई कोई दवाई लेनी है तो वो रात को लेके सोना ठीक है। चाहे आप बादाम खा रहे हैं तो अच्छा है, उसको घिस करके रात को ले लेंगे तो वो ऊर्ध्व जंतु होने ऊपर की चीजों के लिए श्रेष्ठ है। उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? शायद उनका। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, समझ आ गया मुझे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, आपकी नहीं, आवाज नहीं आ रही है, हमें बहुत कम आ रही है। आ गया, समझ आ गया, धन्यवाद। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो इस तरह से हमको क्या करना है, अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह की दवाएं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में लेनी है। तो इतना रिसर्च आयुर्वेद में जो दिया है, इतना कहीं और आपको मिलता ही नहीं। फिर इसके बाद में आ जाते हैं अनुमान अनुपान के विषय, किस किस साथ लेना है, वो भी अपने आप में एक
पूरा स्टैंडर्ड स्टेटस पूरा क्रिएटेड है, कंप्लीट है ना। जैसे पानी के साथ लेनी है कि दूध के साथ लेनी है कि शहद के साथ लेनी है। हाँ, कफ जनित जितने भी रोग हैं उसमें शहद के साथ ज्यादा फायदा करती है। पित्त जनित जितने भी रोग हैं उसमें घी के साथ में ज्यादा फायदा करती है औषधि। और वात जनित जितने भी हैं उसमें, वात वाले जितने भी रोग हैं अक्सर कर मक्खन के साथ लें या तेल के साथ। तेल के दुश्मनी वात से है, तो ऑयल के अंदर मिला के या ऑयल के साथ जुड़ी हुई मेडिसिन काम में लें तो वो फायदा करती है, राइट। तो ऐसे ही अनुपान के विषय है, गर्म पानी से लेना। तो वात और कफ की जितनी भी मेडिसिन है उसको आप गर्म पानी से ले सकते हैं। जैसे जैसे हमको पेट साफ करना है और वानी वात की वृद्धि हो चुकी है, कॉन्स्टिपेशन है, और हमको क्या लेना, अरंडी का तेल लेना है। अरंडी का तेल लेना है हमको सुबह के टाइम, हल्का गुनगुना पानी के साथ लेते हैं, है ना, या हल्का गुनगुना या सिंपल साफ पानी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, सिंपल। इस आधा चम्मच के मात्रा को यदि आप डेली सेवन करते हैं, ये आपका रेचक है, रेचक नहीं सॉरी पोषक है। तो शरीर में ये जो आंतों की खुश्की है ये सब के अंदर बहुत गजब का काम करता है। आधे से 1 चम्मच तक जा सकते हैं अपनी प्रकृति ध्यान में रख करके, ठीक है। तो ये बड़ा गजब का टॉनिक का काम करता है। और इसी को रात को लेते हैं थोड़ी मात्रा बढ़ाकर, और गर्म दूध में या गर्म पानी के साथ, गर्म दूध में ज्यादा फायदा करेगा, तो आपका पेट साफ करता है, ठीक है। तो रेचक है और उधर पोषक है, यानी दवा का लेने का टाइम अलग है। और ऊर्ध्व जंतु रोगों में भी फायदा करेगा, ऊपर की तरफ जो नाक कान बंद हैं उसमें भी ये फायदा करेगा। ऐसे मैंने एग्जाम्पल लेके बताया। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को ये सूट हो, लेकिन दवा लेने का काल और लेने का तरीका उसका साथ में जो जिसको बोला जाता है कि अनुपान का विषय, ऐसे अनुपान के विषयों पर बहुत ज्यादा वर्णन है। कभी अनुपान के विषयों के ऊपर ही पूरा एक अध्याय बना के हम ले सकते हैं। हालांकि अब अपना पंचकर्मा शुरू हो रहा है अगले अध्याय से, और ये लगभग एक और अध्याय अपन द्विविध उपक्रम पढ़ेंगे, उसके बाद थ्योरी का काम समाप्त, दवाओं का काम समाप्त। क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि लगभग लगभग दवाएं कब लेनी है, क्यों लेनी है, कैसे लेनी है, क्या तरीका होना चाहिए। अब तो विषय रह गया दवाओं का। तो दवाओं के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोग हासिल करते रहेंगे, और लेने के तरीके क्या है, उसी बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सब आपका क्लियर। अब इन वीडियोस को आप सुनते रहिए, आसानी से सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब अगला जो हम अध्याय लेंगे, द्विविध उपक्रम, यानी हम केवल 2 भागों में बांट देंगे सारे रोगों को 2 भागों में बांट देंगे। अब अभी हमने देखो अलग अलग भागों में बांट के देखा, वात पित्त कफ के भागों में देखा, कोई फिर कोष्ठ, कोष्ठ से शाखा, शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण देखा। क्योंकि पंचकर्मा करना है तो कैसे करेंगे, पंचकर्मा सीखने के लिए हमको यही तो जानना पड़ेगा, क्योंकि रोगों को उठा के हमको बाहर फेंकना है, अंदर थोड़ी रखना है। तो उसका क्रम देखा। अब हम देखेंगे द्विविध उपक्रम। जब हमने रोगों को उठा के बाहर फेंक दिया, अब कोई छोटी मोटी सिम्टम्स के साथ में कोई रोग दिख रहा है हमारे सामने, तो उसको बंद करना है, दबाना है, हटाना है, खत्म करना है, परमानेंटली क्लोज अप करना है, उसका क्लोजिंग करना है। तो क्लोजिंग में फिर हमको ये समझना पड़ेगा द्विविध, ये 2 तरह से बांट दो बस, संतर्पण और अपतर्पण विधि। तो 2 विधि वहां पे सीखेंगे हम लोग अगले अध्याय में, एक संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण किसको करना है और अपतर्पण किसको करना है, केवल यही जानना है उस अध्याय में। करना है तो कैसे करना है, बस यही करना है।
तो संतर्पण और अपतर्पण, अपतर्पण का मतलब जो अपन लंघनम परम औषधियम का जो सिद्धांत यहाँ पर अपतर्पण में लागू हो जाता है। संतर्पण में खा पी के कोई भी दवा दे करके, और लंघन का मतलब छोड़ देना। तो इसको हम अगले अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। आज का तो समय लगभग आप कहे थे तो मैं शुरू कर देता हूं, नहीं तो अपन अगले अध्याय में ले लेते हैं इसको। हाँ 46 तो हो ही गया है टाइम। कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज अपन क्लोज करते हैं। अच्छा, द्विविध उपकरण जो है इसका मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूं कि द्विविध उपक्रम में हम दो प्रधान विधि में समाहित कर चिकित्सा के दो उपक्रम बताते हैं, और एक संतर्पण और दूसरा अपतर्पण। उपचार के 4 प्रकार के भेद हो सकते हैं, 2 प्रकार के रोगी हो सकते हैं, है ना। उपचार के 4 प्रकार के भेद माने उपचार के भेद, सॉरी 4 प्रकार नहीं, 2 प्रकार। उपचार के भेद, 2 प्रकार के रोगी हो सकते हैं, स्थूल और कृष्ण, एक मोटा एक पतला, राइट। एक को संतर्पण करना है, एक को अपतर्पण करना है। तो 2 ही प्रकार के रोग हो सकते हैं, साम और निराम। तो पिछले अध्याय में देखा था साम और निराम। निराम मतलब आम के साथ नहीं है, और वो साम, साम के साथ, आम के साथ। तो निराम वाले वो हैं जो इन्फेक्शन में काउंट नहीं होते, जो बॉडी में आज की विज्ञान में जो रोग काउंट होते हैं वो साम रोग हैं, सारे इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन वाले, जिनके आगे रोगों में टिस टिस लग जाता है ना। निराम में कम आते हैं ऐसे टिस वाले। तो मूलतः 2 प्रकार से होती है, संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण क्या है? इसे व्रहणम भी कह सकते हैं। शरीर की पुष्टि अथवा स्थूलता लाना, शरीर की पुष्टि लाना या स्थूलता लाना, यानी संतर्पण उसे दिया जाता है जो कमजोर व्यक्ति है, और उसको औषधि दे करके थोड़ा सा मजबूत बनाया जाए ताकि वो रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा कर सके। अपतर्पण यानी मोटा व्यक्ति है, स्थूल व्यक्ति है, उसको शरीर में स्थूलता घटानी है, ठीक है, तो वो अपतर्पण। संतर्पण का उसमें स्थूलता लाना है, बढ़ाना है, और शरीर की पुष्टि बढ़ानी है। तो व्रहण द्रव्य, ऐसे कौन से द्रव्य होंगे? 5 महाभूत हैं, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो इन 5 तत्वों में से क्या बढ़ गया है, क्या घट गया है, बस यही समझना है, उसको घटा देना और बढ़ा देना है, ऐसी चीजों को देना है। बढ़ाने के लिए क्या करना है? व्रहणम करना कहलाता है। और बढ़ाने के लिए क्या कहलाता है? संतर्पण कहलाता है। संतर्पण किससे किया जाता है? केवल 2 तत्वों के योग से होता है संतर्पण। किससे? पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। 3 तत्व और भी होंगे, 5 तत्व तो देने जरूरी हैं, लेकिन क्या है इसमें प्रधानता, यानी ज्यादा मात्रा में क्या होगा? पृथ्वी और जल तत्व। तो संतर्पण यानी पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता लिए होंगे। इसको व्रहणम भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं लंघन। लंघन यानी लंघनम परम औषधियम। लंघन द्रव्य क्या कहलाएगा? आकाश, वायु और अग्नि, 3 महाभूत प्रधान
द्रव्य होते हैं, कौन से होते हैं? आकाश, वायु और अग्नि। ये 3 महाभूत प्रधान द्रव्य क्या कहलाएंगे? अपतर्पण द्रव्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपतर्पण करना कहलाता है। तो संतर्पण किससे हुआ? जल, पृथ्वी और जल से, और अग्नि, आकाश, वायु और अग्नि से क्या हुआ? अपतर्पण। तो संतर्पण और अपतर्पण की कहानी मैंने आपको स्पष्ट कर दी। इस तरह से हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आज मैंने आपको एक इसकी भूमिका पे थोड़ा सा प्रकाश डाला और आपको बताने का प्रयास किया। संतर्पण क्या है और अपतर्पण क्या है? तो इसको लंघन भी बोल सकते हैं। ग्रहणम या संतर्पण पृथ्वी और जल महाभूत से होता है, और लंघन या अपतर्पण आकाश, वायु और अग्नि महाभूत प्रदान होता है। द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश। द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश। षड्विध यानी 6 प्रकार के उपक्रम में समावेश। तो मान लो इसको 6 भाग कर दें, संतर्पण और अपतर्पण को 3-3 भागों में और डिवाइड कर दें। तो संतर्पण क्या है? 3 प्रकार से डिवाइड कर दें, और अपतर्पण को भी 3 प्रकार से डिवाइड कर दें, यानी षड्विध उपक्रम में डिवाइड कर दें। अभी द्विविध उपक्रम था, द्विविध उपक्रम। तो द्वि में यानी दो का क्या हुआ? संतर्पण और अपतर्पण। तो संतर्पण या ग्रहणम कह लो, एक ही बात है। अपतर्पण या लंघनम कह लो, या लंघन कह लो, एक ही बात है। अब इनको 6 भागों में बांट दें, इनके भी 3-3 भाग हो जाएं, तो फिर क्या होगा? संतर्पण का 3 भागों में डिवाइड करें, इसके 3 भाग करें, तो स्नेहन, ग्रहणम, स्तंभन। स्नेहन यानी कोई चिकने स्नेह पदार्थ कितने हैं? 4 हैं, आपको पता ही है ना? तो स्नेहन, ये चारों पदार्थों से स्नेहन देना, स्नेहन। और व्रहणम, फिर कुछ खाने पीने के लिए चीजें देना, ये भी व्रहणम। और स्तंभन यानी रोकने वाले पदार्थ देना, स्तंभन करना। ये 3 प्रकार हो गए। एक तो कोई चीज शरीर में से बह रही है, उसको स्तंभन कर देना। ब्रहणम यानी उसको खुराक नुमा कुछ देना। और स्नेहन यानी ऊपरी कुछ देना, ऊपरी यानी स्नेहन, तेल वेल ऐसा कुछ देना, है ना? ब्रहणम यानी इंटरनल कुछ पेट में खाने को देना। स्तंभन यानी शरीर से कोई बह रहा है, जैसे टंकी है, टंकी में से हमने मोटर चलाया, मोटर चलाया तो क्या किया? हमने ब्रहणम किया। क्यों किया? टंकी के अंदर जा रहा है पानी, बाहर थोड़ी है, तो ब्रहणम हुआ। अब टंकी के बाहर भी पानी गिर रहा है, बाहर भी हम पानी लगा रहे हैं, तो स्नेहनम हो गया, है ना? अब टंकी का जो इधर मोटर चला के हम पानी भर रहे हैं, लेकिन वो उधर दूसरे जगह पर खाली हो रहा है, लेकिन उसको रोकना है, तो वहां नल जाके बंद कर दिया, तो क्या हुआ? स्तंभन। ये एग्जाम्पल मैंने दिया। ऐसे ही शरीर के अंदर कोई भी चीज स्खलित हो रही है, बाहर निकल रही है, तो क्या कहलाएगी? स्तंभन। हम कुछ दे रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं अंदर, तो व्रहणम। और एक्सटर्नल यूज के थ्रू उसको कुछ दे रहे हैं, तो स्नेहन। तो ये 3 प्रकार के तो क्या हुए? संतर्पण। और फिर 3 प्रकार के हुए अपतर्पण।
अपतर्पण कैसे? पहला स्वेदन, क्या करते थे अपन, गर्म मशीन में बिठा दिया, उसको पसीना निकल गया तो शरीर में से क्या हुआ? अपतर्पण हुआ, बाहर निकाल दिया। दूसरा, ब्रहणम की जगह उल्टा कर दिया हमने, लंघन कर दिया, तो लंघन का मतलब व्रत करा दिया। तीसरा, स्तंभन, स्तंभन की जगह रूक्षण, स्तंभन का मतलब जो बहरी चीज उसको रोक दिया था, और यहाँ रूक्षण, रूक्षण का मतलब वहां पे रूक्षता लानी है, सफाई कर देनी है, क्लींजिंग। तो ये उसका उल्टा प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो जो तीन ऊपर थे उनका उल्टा नीचे हो गया। तो अपतर्पण यानी उल्टा, संतर्पण, संतर्पण में देना है, अपतर्पण में शरीर से बाहर निकाल देना है। क्लियर हो गया? बस इसी प्रकार से ये अध्याय का काम आगे बढ़ता चलेगा और आगे की बातें हम सीखते जाएंगे। वेरी सिंपल, संतर्पण और अपतर्पण, बस ये है। और इसको षड्विध में डाला तो क्या हो गया? 6। 6 में संतर्पण में 3, स्नेहन, ग्रहणम और स्तंभन, और अपतर्पण में फिर 3, स्वेदन, लंघनम और रूक्षण। तो अपतर्पण के भेद करें, अब जैसे अपतर्पण के भेद करें तो 2 प्रकार के हो जाएंगे। अपतर्पण के भेद करें यानी 2 प्रकार के काइंड्स ऑफ अपतर्पण। तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ द, 2 टाइप हो गया यहाँ पे, अलग अलग 2 तरह के हो गए। तो एक तो हो गया शमन और दूसरा शोधन। बस इसी से अपन आगे कल बढ़ेंगे। आज का लगभग लगभग मैंने इसका विज्ञान आपको स्पष्ट कर दिया, समय हो चला है। कल हम मिलते हैं, नेक्स्ट मतलब परसों, इस अध्याय को आगे शोधन और शमन पर स्टडी करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कौन से रोग कैसे कैसे क्या होते हैं, राइट। तो ग्रहणम बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर कैसे इसका डेवलप हो रहा है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इस पे कोई आपका सवाल है 1-2 मिनट का है तो आप ले लीजिए, अन्यथा फिर हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे आसान चिकित्सा का फार्मूला है, इसमें कोई ज्यादा सिरदर्दी नहीं है, एकदम से सारा काम हो जाता है। तो मुझे लगता है कोई सवाल श्रेष्ठ है नहीं, हालांकि मैंने बार बार क्योंकि रिपीट भी किया है दोबारा, आपको याद भी हो गया होगा शायद। और होगा तो भी तो आप परसों लिस्ट बना के रखिए प्रश्नों की, तो हम परसों जब मिलेंगे 7 बजे तो उसको लिस्ट को पूरा कर देंगे। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार।